हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपके बॉटनी टीचर, और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द चैप्टर इकोसिस्टम। रैशनलाइजेशन के बाद इस चैप्टर का कुछ 20-30% का सिलेबस डिलीट हो चुका है, तो जो भी रिमेनिंग है, लेफ्ट है, उसमें सारा सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, इजीली आप समझ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस लेक्चर में हम एक ही शॉट में समराइज करके PYQs भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं समझने से इकोसिस्टम का मतलब क्या है। हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन किया था। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम सभी मिलके एक साथ एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ सेम एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम को हम पॉपुलेशंस बुलाते हैं। पॉपुलेशंस अलग स्पीशीज के पॉपुलेशंस टुगेदर हम कम्युनिटीज मानते हैं। कम्युनिटीज इंटरैक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट with sunlight and temperature and soil and water, all of these abiotic factors, हम उसे इकोसिस्टम बुलाते हैं, है ना। इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। वो एक फंक्शनल यूनिट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है और उसके साथ सराउंडिंग एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। इसे हम इकोसिस्टम बुलाते हैं। इकोसिस्टम का साइज की बात करें तो वो बहुत वेरी हो सकता है। हम एक छोटा सा पॉन्ड को भी इकोसिस्टम मानते हैं और एक बड़ा सा ओशन या सी या फॉरेस्ट को भी हम इकोसिस्टम मानते हैं। इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग तरीकों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे लोकेशन, अगर जो भी इकोसिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं वो लैंड के ऊपर है तो हम उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बुलाते हैं। अगर जो भी इकोसिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं वो पानी में है तो हम उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम बुलाते हैं। बहुत बेसिक स्टफ है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल्स क्या हो सकता है? जो भी लैंड में है वो सभी टेरेस्ट्रियल ही होगा, है ना। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, वो सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल्स है। वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड, वो सभी एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। वैसे ही हम इकोसिस्टम को एक और बेसिस पे भी, क्राइटेरियन पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे उस इकोसिस्टम बनने में ह्यूमन इंटरफेरेंस है या नहीं। अगर वो नेचुरली बना है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम उसे नेचुरल इकोसिस्टम बुलाते हैं। अगर उस इकोसिस्टम बनाने में ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो हम उसे मैन मेड इकोसिस्टम बुलाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ओशन। किसी ह्यूमन नहीं डिसाइड करता फॉरेस्ट में कौन सा ट्रीज होने चाहिए, यहाँ पे कौन सा प्लांट होना चाहिए, उस ट्री पर कौन सा बर्ड होना चाहिए, वैसे कोई डिसाइड नहीं करते। वही हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, वहां पर डिसीजन हमारा है। उस इकोसिस्टम में कौन से टाइप का फिशेस होना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। अगर मेरा कुछ क्रॉपलैंड है, वहां कौन से टाइप का प्लांट्स ग्रो करना वो मैं डिसाइड करूंगी। उस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स को हम मैन मेड इकोसिस्टम बुलाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है। नेचुरल इकोसिस्टम में कोई ऐसा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है, नेचुरली वो बन चुका होता है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, वेरी ब्यूटिफुल ऑर्गेनिजम्स, नॉट सो एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑर्गेनिजम्स, सभी रहते हैं। अगर मैन मेड है तो हम कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं। क्रॉपलैंड में कौन सा क्रॉप ग्रो करने से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगा, या एक्वेरियम में कौन सा ब्यूटीफुल फिशेस डालना है, वो सब हम सोच के करेंगे। वो हो गया हमारा मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होंगे, है ना। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक का मतलब
नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट जैसे सॉइल, वाटर, सनलाइट, वो सभी। हर एक इकोसिस्टम का उसका ही एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब एक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इकोसिस्टम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाएगा बहुत सारा ट्रीज, कुछ प्लांट्स रहते हैं, बहुत सारा इंसेक्ट्स होगा, एनिमल्स होगा, वो सभी आपको दिमाग में आ जाएगा। वैसे ही हम अगर कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो आपको इमीडिएटली कॉनिफरस ट्रीज दिमाग में आ जाएगा। डेजर्ट्स की बात किए तो सैंड और कैक्टस प्लांट और कैमल, ये सब याद आ जाएगा, है ना। क्योंकि हमेशा एक इकोसिस्टम में फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, हर एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंसिडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यहाँ पे अलग अलग लेयर्स में अलग तरह का प्लांट्स देखने को मिलता है हमें, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटा का मतलब क्या है? स्ट्रैटा का मतलब है लेयर्स। आप देख सकते हैं इस लेयर में बड़ा बड़ा ट्रीज देखने को मिलता है, उसके नीचे छोटे ट्रीज और कुछ श्रब्स देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे स्मॉलर प्लांट्स, हर्ब्स और ग्रासेस देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है एक फॉरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लेयर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लेयर्ड है, हम इसे स्ट्रैटिफिकेशन बुलाते हैं। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, बहुत बड़ा होने वाला ट्रीज एक लेवल पे रहते हैं, छोटा सा ट्रीज एक लेवल पे, और बहुत छोटे प्लांट्स एक लेवल पे होते हैं, इसे हम स्ट्रैटिफिकेशन बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और टर्म के बारे में समझना है, जो है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। एक इकोसिस्टम में जितने भी स्पीशीज है, इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों, एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, जितने भी प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, उन सभी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके एन्यूमरेट करना, उसे हम स्पीशीज कॉम्पोजिशन बुलाते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब जनरली क्या है? आप किसी भी मेडिसिन को कंसिडर किए तो आप मेडिसिन के पीछे देखते हैं तो कॉम्पोजिशन लिखा होता है, उस मेडिसिन में क्या सब कॉम्पोनेंट्स है वो सभी लिस्टेड रहता है। एक सिरप या एक टॉनिक के पीछे आप देखें तो कॉम्पोजिशन लिखा होता है, उस सिरप में कौन से केमिकल्स रहते हैं, कितने रहते हैं, वो सभी कॉम्पोजिशन है। वैसे ही स्पीशीज कॉम्पोजिशन का मतलब एक इकोसिस्टम को हम कंसिडर कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम में कौन से डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके साइंटिफिक नेम्स का एन्यूमरेट करना, उसे हम स्पीशीज कॉम्पोजिशन बुलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे हमने देखा यहाँ पे इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है एक नेचर का, वो एक सेल्फ सस्टेनेबल फंक्शनल यूनिट है। उस इकोसिस्टम में बहुत सारा फंक्शनल एस्पेक्ट्स होगा, जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन चारों को याद रखना है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इन तीनों का इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। रैशनलाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डिलीट हो चुका है, बस याद रखना ये भी एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, लेकिन इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो को हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल, और उस इकोसिस्टम में कैसे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स सभी है वो हम देखेंगे। हम कंसिडर करने वाले हैं एक पॉन्ड को। पॉन्ड आपको पता ही है, वो एक वाटर बॉडी है जो बहुत डीप नहीं है, शैलो ही होता है। तो पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है। उस पॉन्ड में एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? पॉन्ड में पानी तो होगा, तो वाटर इज एन एबायोटिक फैक्टर। ये वाटर तो डिस्टिल्ड प्योर वाटर नहीं होगा, है ना। उस वाटर में कुछ चीजें डिसॉल्व हुआ रहता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व रहते हैं
इन वाटर में, इस वाटर में, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो भी एबायोटिक फैक्टर्स ही है। और उस पॉन्ड के नीचे बॉटम में एक रिच सॉइल डिपॉजिट भी होगा। पॉन्ड कीप्स रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, तो सोलर इनपुट भी होगा। उसका ही एक साइकिल ऑफ टेम्परेचर भी होगा, जैसे सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इट विल बी कोल्ड, इन द मिडल ऑफ द डे, आफ्टरनून या दोपहर में कुछ ज्यादा टेम्परेचर होगा, वैसे ही टुवर्ड्स द इवनिंग टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऐसे एक साइकिल ऑफ टेम्परेचर भी होता है, वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है। और डे लेंथ भी वेरी होता जाएगा, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो ये सभी हो गए एबायोटिक फैक्टर्स दैट वी सी इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। क्या है वो? पॉन्ड्स में हम ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स, सैप्रोट्रोफ्स या डीकंपोजर्स सभी ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ऑटोट्रोफ्स कौन सा? वहां पे प्लांट्स तो होंगे, उन प्लांट्स फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है या सबमर्ज्ड भी हो सकता है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक एल्गे जिसे हम प्लैंक्टन्स बुलाते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इज एल्गे, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो सरफेस पे फ्लोट करता है, उसे हम फाइटोप्लैंक्टन बुलाते हैं। वो होंगे कुछ एल्गे, फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर, प्लांट्स जो बिल्कुल नीचे है, जैसे खिलता गुलाब जैसे, यहां पे भी प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स भी होंगे, मार्जिनल टुवर्ड्स द एडजेस भी प्लांट्स होंगे, है ना। तो यहां पे ऑटोट्रोफ्स तो हमें मिलेंगे। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या है? जो ऑटोट्रोफ्स पे फीड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स से डिपेंडेंट है, उसे हम कंज्यूमर्स बुलाते हैं। वो क्या है? ज़ूप्लैंक्टन्स, स्मॉल एनिमल्स, यूनिसेलुलर हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक, हमेशा फ्लोट करते हैं सरफेस ऑन द वाटर, उसे हम ज़ूप्लैंक्टन्स बुलाते हैं। ये ज़ूप्लैंक्टन्स फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। ये भी फ्री स्विमिंग हो सकते हैं या बॉटम पे, बॉटम टुवर्ड्स द बॉटम, यहां पे भी रह सकते हैं। डीकंपोजर्स, फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, ये सभी रहते हैं मोस्टली प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे हमें बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, इन सबको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट्स का। जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पे 4 फंक्शनल एस्पेक्ट्स है: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हम शुरू करते हैं प्रोडक्टिविटी से। यहाँ पे कुछ टर्म्स को समझना चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कहाँ से आता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। सनलाइट में जो भी एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप करते हैं, वो हायर ट्रोफिक्स लेवल को पास होता रहता है ना। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, वही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम का फंक्शन होने के लिए और सस्टेन होने के लिए भी ये सोलर इनपुट चाहिए। यहां पे हमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप्स होगा, फिर वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझना है। और हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये सब हम समझते हैं। पहले शुरू करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन से। प्रोडक्टिविटी के विचार में अगर हम प्राइमरी की बात करें तो हमेशा वो प्लांट्स का ही डिस्कशन होगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास को प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं,
कैसे बायोमास प्रोड्यूस होगा? बायोमास का मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर रहे हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उसे हम बायोमास बुलाते हैं। प्लांट्स ने क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं। क्या? पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी पिगमेंट्स है, हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, लाइट को कैप्चर करके उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसे हम बायोमास कंसिडर करते हैं। हम प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या बात कर रहे हैं? प्लांट्स, एक इकोसिस्टम में जितना भी प्लांट्स है, उस प्लांट्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, अमाउंट, क्वांटिटी कितना हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर भी आप बुला सकते हैं, पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर शायद, वैसे पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल ओवर अ ईयर। प्राइमरी का मतलब प्लांट्स, कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हुआ, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ प्लांट्स से, एक पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी रेट के बारे में है। तो यहां पे प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, किस रेट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है क्वांटिटी, ग्राम स्क्वायर पर ईयर। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम्स का बायोमास था पर ईयर, और उस बायोमास में कितना एनर्जी था, एनर्जी में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे किलो कैलोरीज। उस 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्लांट्स थे, उस बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर में कितना एनर्जी था, कितने कैलोरीज थे, किलो कैलोरीज थे पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक ईयर में कितना था, वो हमें दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने बताया 2 टाइप्स के है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हम अब्रीविएट करते हैं एज जीपीपी, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हम अब्रीविएट करते हैं एज एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी तो रेट है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास, ये हमें पता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स, उसका रेट कंबाइंड, पूरा बायोमास या पूरा ऑर्गेनिक मैटर का जो भी रेट है, उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। क्यों प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं? क्यों कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं? वो इसलिए नहीं बनाते ताकि कुछ हर्बिवोर आके खा जाए या कई सैप्रोट्रोफ उसे यूज करे, नहीं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि खुद को चाहिए एनर्जी, उसी से एनर्जी यूज करते हैं, उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी से वो मेटाबॉलिक रिएक्शन सभी कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम खुद फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। यहां पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पूरा जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उस सबको कंसिडर करते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि प्लांट्स जितने भी ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, वो सभी अवेलेबल नहीं होता है एक हर्बिवोर को, क्योंकि उसमें से जितना भी प्रिपरेशन हुआ है बायोमास का, उसमें से कुछ पार्ट, एक सबसेट ऑफ इट प्लांट्स खुद यूज कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी से मेटाबॉलिक रिएक्शन सब कुछ हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो हम रेस्पिरेशन बुलाते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से कुछ ऑर्गेनिक मैटर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, तो वो उसे हम रेस्पिरेटरी लॉस बुलाते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कुछ यूज हो जाता है इन रेस्पिरेशन, जो प्लांट खुद की सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
प्लांट्स जो भी यूज करते हैं उसके बाद जो भी रिमेनिंग है, जो भी लेफ्ट आउट है, जो भी अवेलेबल है एक हर्बिवोर को, एक कंज्यूमर को, उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन टू हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, ये हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे हमें सैलरी मिलता है, मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, वो हो गया ग्रॉस सैलरी। उस सैलरी से कुछ टैक्सेस डिडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो मेरा बैंक अकाउंट में आएगा वो है नेट सैलरी। जो हैंड में इन हैंड मिलता है वो है हमारा नेट सैलरी। तो ग्रॉस हो गया पूरा, उसमें से कुछ प्लांट यूज कर देते हैं रेस्पिरेशन में, वो है रेस्पिरेटरी लॉस। वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि खुद सर्वाइव करना है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ अ लिटिल पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड बाय द प्लांट। जो भी रिमेनिंग है वो हर्बिवोर्स या कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, जो हेटेरोट्रोफ्स है, खुद खाना नहीं बना सकते। तो जो भी उस ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है वो है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देते हैं, तो जो भी रिमेनिंग रहता है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ठीक से समझ लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के वेरिएशन के बारे में। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, दो अलग इकोसिस्टम्स के बीच में प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन हो सकता है। एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग टाइम में प्रोडक्टिविटी वेरी हो सकता है। एक साल इसका प्रोडक्टिविटी x होगा और दूसरा साल वो x+2x हो सकता है या हाफ हो सकता है। तो वेरिएशन हो सकता है। क्या डिटरमाइन करता है इस वेरिएशन को? कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को? ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। कौन सा प्लांट स्पीशीज है वहां पे? क्या उन प्लांट स्पीशीज में ज्यादा लीव्स है या कम लीव्स है? क्या लीव्स में मीसोफिल ज्यादा है, कम है? क्या मीसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, कम है? क्या वो C3 प्लांट्स है या C4 प्लांट्स है? आपको पता होगा C4 प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा C3 प्लांट्स से, अगर हम कंपेयर किए तो वो सभी फैक्टर्स डिसाइड करता है कि प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम का कितना होगा। ठीक है, प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सनलाइट अच्छे से मिल रहा है, टेम्परेचर ठीक है, क्या ऑप्टिमम है या बिलो ऑप्टिमम है या बहुत ज़्यादा है, वो फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। हर एक स्टेप में एक एंजाइम चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये एंजाइम्स को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिले तो वो फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो सकता है। फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं हुआ तो बायोमास या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में कम हो जाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अवेलेबिलिटी कैसा है? क्या सभी न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो अवेलेबल है? क्या ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अवेलेबल है इन एडिक्वेट क्वांटिटीज? वो सब मैटर करता है। और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, जिसके बारे में मैंने बताया अभी, हर एक प्लांट का अलग अलग फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होता है। जैसे C3 C4 का कंपैरिजन हमने अभी किया है, C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बेटर होता है। वैसे डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन होगा, और एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग टाइम में भी प्रोडक्टिविटी वेरी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्लांट्स, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन योर हेटेरोट्रोफ्स या एनिमल्स। ठीक है, आप कंज्यूमर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन में वही है। प्लांट्स ने कुछ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया है। ठीक है, प्लांट्स ने खुद यूज कर दिया, जो भी रिमेनिंग है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं कुछ प्लांट्स को खाऊंगी। प्लांट्स में जो भी स्टार्च है वो स्टार्च क्या वैसे ही रहेगा मुझ में भी?
नहीं, जब मैं खाती हूँ स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में ही शुरू हो जाएगा, स्टार्च ब्रेक डाउन होके माल्टोस बना देगा माउथ में ही। तो जैसे जैसे लोअर रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पर ट्रैवल करता है फूड, वैसे ही ब्रेक डाउन होता जाएगा। जो भी स्टार्च था फूड में, वो बाय द टाइम इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो चुका रहता है। जो भी प्रोटीन्स थे वो अमाइनो एसिड बन चुके होते हैं। वैसे ही जो भी फैट्स थे, लिपिड्स थे, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, उनमें उसमें ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो जो भी मैं खाती हूँ, जो भी प्रोटीन्स रहते हैं हमारे फूड में, दाल में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स दोनों है, वो प्लांट प्रोडक्ट है ना, तो वो प्रोटीन्स वैसे ही नहीं रहेंगे हम में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हम खुद फिर से बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो सभी। ठीक है, हमारे बॉडी में प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में फिर से जो भी सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम, उस रेट को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो भी प्रोटीन्स था वो ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स बन गए, फिर से मेरे सेल्स में, राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनेगा। जो भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेशली इनसाइड माय बॉडी, उससे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के डिफरेंस याद रखना है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के डिफरेंस याद रखना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा एंटायर बायोस्फीयर का, पूरा अर्थ का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब एक साल में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है। अप्रोक्सीमेटली, ये क्या हो गया, ये तो बिलियन होना चाहिए। Approximately 107 billion tons of dry weight of organic matter, 170 billion tons of organic matter हर साल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो भी होता है हमारा बायोस्फीयर में, कंसिडरिंग ऑल द इकोसिस्टम्स प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हमारे अर्थ में मेजॉरिटी 70% से भी ज्यादा ओशंस ही है, वाटर बॉडीज ही है ना। तो ओशंस ऑक्यूपाई अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। फिर भी ओशंस का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ओनली अबाउट 55 बिलियन टन्स आउट ऑफ 170। वही हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कुछ 115 बिलियन टन्स है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है, अबाउट लाइक लिटिल अबाउट 30% और सो, एरिया कम है, फिर भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट ज्यादा होते हैं, सनलाइट भी ज्यादा मिलता है, टॉल ट्रीज में सनलाइट ज्यादा मिलता है। अगर हम ओशंस की बात करें तो ज्यादा ओशंस है, 70% ऑफ द सर्फेस ओशंस ही कवर करते हैं, लेकिन सनलाइट डीपर लेयर्स ऑफ द ओशन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। जो भी सरफेस पे है उसे अच्छी तरह से सनलाइट मिल जाता है, कुछ डेप्थ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन वेरी डीप लेयर्स ऑफ द ओशन में सनलाइट जा ही नहीं पाता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसी की वजह से वेरी डीप इन द ओशन, आप नेशनल जियोग्राफिक या BBC अर्थ, एनिमल प्लैनेट में देखा होगा, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो खुद लाइट बनाते हैं, उसे हम बायोलुमिनेसेंस बुलाते हैं, और बहुत डार्क रहता है डीप ओशंस, डीप पार्ट्स ऑफ द ओशन जहाँ पे लाइट नहीं है। तो सरफेस तो ऑक्यूपाई करते हैं वाटर, लेकिन लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ही मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। वो हो गया प्रोडक्टिविटी की बात। अब हम बात करेंगे अबाउट डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन क्या है? डीकॉम्पोजिशन ब्रेकडाउन, बेसिकली हम बात करते हैं ना डेड बॉडीज का डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है हम में,
इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वो सब ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा रिलीज हो जाता है. इसे हम डिकम्पोजिशन बुलाते हैं. तो डिकम्पोजिशन इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like carbon dioxide, water and other minerals and nutrients. तो इस डिकम्पोजिशन के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, तभी ब्रेकडाउन हो सकता है. जो भी रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए उसे हम डेट्रिटस बुलाते हैं. ये डेट्रिटस प्लांट रिमेन्स हो सकता है, जैसे लीव्स, फॉलन बार्क, ट्विग्स, फ्लावर्स, और एनिमल्स के डेड रिमेन्स भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द फीकल मैटर ऑफ एनिमल्स. तो ये detritus acts like the raw material for decomposition. तो डिकम्पोजिशन का स्टेप्स क्या है? यहाँ पे मैंने 1 2 3 5 पॉइंट्स लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रैगमेंटेशन के बाद लीचिंग होगा, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म होगा. ये पहले 3 स्टेप्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तीनों साइमल्टेनियसली होगा. ठीक है, ये याद रखना. पहले फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में डेट्रीवोर्स इन्वॉल्व होंगे. डेट्रीवोर्स क्या है? डेट्रीवोर्स या डेट्रीटिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जैसे अर्थवर्म, जो डेट्रिटस जो भी पड़ा है ग्राउंड में, सॉइल में, उसको फ्रैगमेंट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. जो भी ये एनिमल्स है अर्थवर्म्स, वो फीड करते हैं लीव्स को, प्लांट रिमेन्स को, और उसके फीकल मैटर में वो आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स. ठीक है, उसको हम फ्रैगमेंटेशन बुलाते हैं. जो भी डेट्रिटस है, प्लांट रिमेन्स या एनिमल रिमेन्स, डेट्रिटिवोर्स फीड ऑन इट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन बुलाते हैं. जैसे ही एक पार्ट ऑफ द डेट्रिटस में फ्रैगमेंटेशन होता रहेगा, दूसरी पार्ट में या कहीं और साइमल्टेनियसली लीचिंग भी होगा. लीचिंग का मतलब क्या है? उस डेट्रिटस में जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, whatever can dissolve in water, उस जैसा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व होके सॉइल में डीप लेयर्स में पेनिट्रेट हो जाता है और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है. हमने पहले बताया, जब ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन होता है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट सब रिलीज होगा, है ना. तो हमारे बोन्स में कैल्शियम है तो कैल्शियम रिलीज होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो सब रिलीज हो जाएगा ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में. अगर हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में, वो वाटर में डिसॉल्व होके पेनिट्रेट हो जाएगा इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, वेरी डीप चला जाके वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और इट विल बी अनअवेलेबल. अनअवेलेबल किसके लिए? प्लांट्स के लिए. प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए. ये बहुत डीप जाके वहां प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है. तो इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स हम लिखते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म. सॉइल में माइक्रोब्स होंगे जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. इन सैप्रोट्रोफ्स ने एंजाइम रिलीज करते हैं. उस एंजाइम्स की वजह से एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है. कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन इनटू अमाइनो एसिड्स. ऐसे ब्रेकडाउन होता है, इसको हम कैटाबॉलिज्म बुलाते हैं. बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. समझ लेना, ये तीनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया और फंगाई वेट करते रहते हैं, डेट्रिटस है, पहले फ्रैगमेंटेशन होना है, बाद में लीचिंग होना है, बाद में हमें जाके एंजाइम सिक्रीट करना है. ऐसा नहीं होता. डेट्रिटस है, वहीं पे अर्थवर्म है तो फ्रैगमेंटेशन होगा. साइमल्टेनियसली एक और तरफ अगर बैक्टीरिया और फंगाई है तो एंजाइम्स रिलीज करते रहेंगे. वैसे ही अगर रेनफॉल हो गया तो जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो डिसॉल्व होके डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल तक लीच हो जाएंगे. ये सभी एक ही टाइम पर हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमिफिकेशन की. इसके बाद जो होगा वो स्टेप है ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन का मतलब ये है कि अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस. इस प्रोसेस में एक डार्क कलर्ड, बहुत डार्क, ऑलमोस्ट ब्लैक अमॉर्फस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम ह्यूमस बुलाते हैं. ठीक है, क्या बुलाते हैं? ह्यूमस.
तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंट है और बहुत स्लो रेट में डिकम्पोजिशन होता है। नेचर इज कोलॉइडल, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो ये एक न्यूट्रिएंट का रिजर्वॉयर माना जाता है। अब हम बात करेंगे हमारा फाइनल स्टेप का, जो है मिनरलाइजेशन। ह्यूमस स्लोली, बहुत ही धीरे से ब्रेक डाउन होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा बाय माइक्रोब्स एंड अल्टीमेटली जो भी मिनरल्स थे वो सब रिलीज हो जाएगा, उसे हम मिनरलाइजेशन बुलाते हैं। ठीक है, ये सब हो गए डिकम्पोजिशन के स्टेप्स। डिकम्पोजिशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। जो भी माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं वो मेजॉरिटी एरोबिक माइक्रोब्स होंगे, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की मदद चाहिए, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डेट्रिटस जो भी डिकम्पोज हो रहा है, क्या वो प्लांट मैटर है, क्या वो एनिमल मैटर है, क्या वो एक इंसेक्ट है, क्या वो एक फंगस है, उस डेट्रिटस का कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है। अगर डेट्रिटस में लिग्निन एंड काइटिन ज्यादा है, लिग्निन कहाँ पे रहता है, लिग्निन कुछ प्लांट सेल वॉल्स में रहते हैं, काइटिन कहाँ पे रहता है, फंगल सेल वॉल में, और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन रहता है। अगर वो है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। आपने देखा होगा घर में कई बार कॉकरोच या कुछ इंसेक्ट, अगर इफ इट इज डेड then after a few days you do not see any internal parts, but लेकिन only the exoskeleton will still be intact, it will not have gotten decomposed, but the insides will be empty, क्योंकि chitin decomposition will take longer। अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन ज्यादा है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, शुगर्स जैसा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, तो क्विकली हो जाएगा। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए हमें, तो टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। एनवायरनमेंट, वाटर कैसा होगा, बहुत ज्यादा वाटर भी डिकम्पोजिशन को स्लो कर देगा, कम वाटर भी स्लो कर देगा, तो बस मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत लो है और ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा और ऑर्गेनिक मैटर बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अब हम बात करेंगे अपना थर्ड फंक्शनल एस्पेक्ट, एनर्जी फ्लो के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। सिर्फ और सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स के अलावा वहां पे कोई सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर सकता है, बहुत डीप है, उसके अलावा हर कोई इकोसिस्टम में सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स बहुत होते हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, वो सभी रहता है, लेकिन हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं करते। जो भी 400 to 700 नैनोमीटर्स VIB, GY, OR विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट्स यूज करते हैं, वो सिर्फ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में सिर्फ 50% ही है। उसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR बुलाते हैं। सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है, उसमें से सिर्फ 50% ही प्लांट्स यूज करेंगे, उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बुलाते हैं। इस 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में से प्लांट्स ने सिर्फ 2 to 10% ही यूज करते हैं, कैप्चर करते हैं, और ये प्लांट्स या ऑटोट्रोफ्स इस सन लाइट को कैप्चर करके उसमें से कुछ फूड बनाते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स ऑल्सो नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उन सभी को यूज करते प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं एंड दे मेक फूड। ये फूड जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स, अलग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, तो उस एनर्जी या बायोमास एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल को पास ऑन होता जाएगा। कौन से प्रोड्यूसर्स हैं? अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स है, हर्बेशियस भी है, छोटे से हर्बेशियस प्लांट्स भी है, श्रब्स भी है, बहुत बड़ा टॉल ट्रीज भी है, वो सभी है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे।
एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, एल्गे होते हैं, और वहां पे भी कुछ हायर प्लांट्स जो सबमर्ज्ड है या फ्लोटिंग है या मार्जिनल प्लांट्स है, वो सभी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में हमें देखने को मिलता है। फूड चेन के बारे में हम बात करते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है? हर एक इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म फूड पे डिपेंडेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद अपने फूड बना सकते हैं जैसे ऑटोट्रोफ्स, और कई सारे ऑर्गेनिजम्स उस ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंडेंट है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वैसे ही उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो ऐसे एक फूड चेन बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंसी है फूड के लिए। आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सम पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, तो इसकी वजह से एक चेन बनता है। उस फूड चेन में, उसे हम फूड चेन बुलाते हैं। फूड चेन में दो टाइप्स है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रिटस फूड चेन। GFC इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ग्रेजिंग फूड चेन। ये ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये हमेशा शुरू होता है प्लांट से ही। प्लांट्स में फूड है, खुद बना सकते हैं, कई एनिमल्स उसको उस पे फीड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वैसे फूड ट्रांसफर होता जाएगा। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, इसकी वजह से एक फूड चेन फॉर्म होता है। जो भी एनर्जी है उस एक ऑर्गेनिज्म में, वो उसमें ही फॉरएवर नहीं ट्रैप रहेगा। अगर एक प्लांट है, उस प्लांट में कुछ एनर्जी है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास इट हैज, वो हमेशा उस प्लांट में ही नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उस प्लांट को किसी हर्बिवोर ने आके फीड कर दिया तो वो एनर्जी हर्बिवोर को जाएगा। अगर उस प्लांट को किसी हर्बिवोर ने आके फीड नहीं किया बट इट डाइड एंड इट फेल ऑन द फ्लोर, तो उस ऑर्गेनिक मैटर से सैप्रोट्रोफ्स या डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगाई जो भी है सॉइल के ऊपर, वो ब्रेक डाउन करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। जो भी एनर्जी किसी भी ट्रोफिक लेवल में है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोमास है, वो हमेशा ट्रैप नहीं रहता है। मुझ में भी अगर हम मर जाते हैं तो हमारा बॉडी भी डिकम्पोज हो जाएगा और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस रिटर्न हो जाएगा सॉइल के अंदर, है ना, जिसको प्लांट्स यूज करके फिर से ग्रो होते हैं। तो no energy that is trapped into an organism remains in it forever. Energy that is trapped by the producer is either passed on to the consumer or the organism dies. After it dies, decomposition शुरू हो जाएगा। उस decomposition की वजह से DFC, detritus food chain, शुरू हो जाएगा। उस डेट्रिटस के ऊपर डेट्रिटिवोर्स एक्ट करना शुरू कर देंगे, उससे डेट्रिटस फूड चेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है ऑलरेडी, लोअर ग्रेड से हम सीख रहे हैं कि हर एक एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर फूड। अगर एनिमल्स प्लांट्स को डायरेक्टली फीड करते हैं तो हम उसे प्राइमरी कंज्यूमर्स बुलाते हैं। कंज्यूमर्स क्या है? प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसकी वजह से हम उसे प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो खाते हैं प्लांट्स को, उसे हम कंज्यूमर्स बुलाते हैं। अगर मैं डायरेक्टली प्लांट्स को खाती हूं तो मैं प्राइमरी कंज्यूमर। लायन विल फीड ऑन अ डियर और अ बफेलो दैट फीड्स ऑन द प्लांट, तो इनडायरेक्टली वो प्लांट को डिपेंडेंट है, तो हम उसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स बुलाते हैं। Primary consumers are always herbivores because they are directly dependent on the plants. Carnivores are secondary consumers क्योंकि they are indirectly dependent on plants for food. ये एक एग्जाम्पल है एक सिंपल ग्रेजिंग चेन का, जो हमेशा शुरू होता है प्लांट से ही, प्रोड्यूसर से ही। ग्रास photosynthesizes, can prepare its own food, it's a producer. A goat feeds on the grass, so this is a consumer, a primary consumer. A man feeds on the goat, तो दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन की। ये हमेशा बिगिन करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटस से।
इस डेट्रिटस फूड चेन में डिकम्पोजर्स होते हैं. ये decomposes are basically your saprotrophs like fungi and bacteria that start acting on the detritus and break it down. How do these saprotrophs get their energy? जो भी organic matter है उसे break down करते हैं, उसमें से कोई energy उसमें उस process में ही उनको energy मिलेगा. तो ये decomposes जैसे मैंने पहले भी बताया था, decomposition steps जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो भी एंजाइम सेक्रेट करते हैं वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को और इनऑर्गेनिक इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसे अब्सॉर्ब करके उसमें से एनर्जी डिराइव करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की. अगर हम एक एक्वाटिक इकोसिस्टम कंसिडर करें तो वहां पे ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर. वही हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंसिडर किए तो यहां ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन. जीएफसी से भी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है डेट्रिटस फूड चेन से. कई बार डेट्रिटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं. दे मे बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे earthworm feeds on the detritus, it is a detritivore. earthworm detritus food chain का component है, लेकिन sparrow जो grazing food chain का component है वो इस detritivore पर feed कर सकता है. तो जो भी detritivores है which are a part of your detritus food chain, वो prey बन सकते हैं कुछ grazing food chain के predators के लिए. ठीक है, और कई ऑर्गेनिजम्स, कॉकरोचेस, क्रोज, ये सभी ओमनिवोरस है, वो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा इंटरसेक्शन हो सकता है. जब ऐसा इंटरकनेक्शंस रहते हैं, एक इकोसिस्टम में अलग अलग फूड चेन्स कनेक्टेड है, तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनता है. इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मेक अ फूड वेब. ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रोफिक लेवल के बारे में समझना है. Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Depending upon मैं क्या खाती हूँ, I will occupy a trophic level. Depending upon whether an organism can prepare its own food. If not, does it directly depend on plants? Does it indirectly depend on plants? Depending upon my feeding habits, I will belong to a trophic level. ठीक है? So, based on the source of their nutrition or food, organisms occupy specific place in their food chain, and that is what we refer to as the trophic level. 3 major trophic levels है. पहला है producers, जो plants है, ये पहला trophic level है. दूसरा herbivores, ये second trophic level है. Herbivores are basically a primary consumer. तीसरा includes carnivores जो secondary consumers है, वो है हमारा third trophic level. ठीक है, जब भी energy pass on होते हैं one trophic level to another trophic level, same amount नहीं रहेगा. अगर producer से herbivores को pass on हो रहा है तो 10% ही pass on होगा. अगर herbivores से carnivores को pass on हो रहा है वो 10% ही पास ऑन होगा. रिमेनिंग जो भी एनर्जी है वो लिबरेट हो जाएगा हीट में. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रोफिक लेवल्स. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज, इट इज कन्वर्टेड टू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजिशन. इसके बारे में हमने बताया है पहले भी. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. ये भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं अपने लोअर ट्रोफिक लेवल के ऊपर फूड के लिए, ये डिपेंड करते हैं इसके ऊपर. तो ये हमें पता है, बहुत इजी, सिंपल, इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट है. तो हर एक ट्रोफिक लेवल में, प्रोड्यूसर के ट्रोफिक लेवल में, कंज्यूमर के ट्रोफिक लेवल में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के ट्रोफिक लेवल में, हर एक ट्रोफिक लेवल में एट अ पर्टिकुलर टाइम देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल. उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बुलाते हैं. इसको याद रखना.
ओके, क्या बोलते हैं हम उसे? स्टैंडिंग क्रॉप बुलाते हैं। हम स्टैंडिंग क्रॉप को कैसे मेजर कर सकते हैं? वो हम मेजर कर सकते हैं या बायोमास में, एज द बायोमास, या एज द नंबर इन अ यूनिट एरिया। एक एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पे कितने प्रोड्यूसर्स हैं, नंबर से भी मेजर कर सकते हैं, या उस एरिया में प्रोड्यूसर्स का बायोमास कितना है वैसे भी हम मेजर कर सकते हैं। बायोमास अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूजुअली फ्रेश और ड्राई वेट दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश वेट चेंज होता है। फ्रेश वेट में वाटर कंटेंट इंक्लूडेड रहता है, तो वाटर कंटेंट कैन चेंज बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसीलिए इन दोनों में से ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। ट्रोफिक लेवल्स जिसके हम बात कर रहे हैं अभी, अगर हम एक ग्रेजिंग फूड चेन कंसिडर किए तो इस ग्रेजिंग फूड चेन में बहुत ज्यादा ट्रोफिक लेवल्स नहीं हो पाता। क्यों ऐसा? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहां पे जैसे मैंने पहले बताया, प्रोड्यूसर्स में जो भी एनर्जी है उसमें से सिर्फ 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो भी है उसमें से सिर्फ 10% ही सेकेंडरी कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो फाइनली टर्शियरी कंज्यूमर्स में उतना एनर्जी ही नहीं होता है ना पास ऑन करने के लिए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रोफिक लेवल्स हम देख नहीं सकते ग्रेजिंग फूड चेन में। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? हम किसी ट्रोफिक लेवल्स के बीच में जो भी फूड और एनर्जी रिलेशनशिप है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को यूज करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम बहुत सारा पैरामीटर्स को कंसिडर कर सकते हैं, लाइक बायोमास, लाइक एनर्जी, लाइक नंबर। तो अलग अलग पिरामिड्स हम बना सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऐसे। इसमें से हमें पता लगेगा कि दो ट्रोफिक लेवल्स या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है एनर्जी का और फूड का। ठीक है, हाँ, अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बना रहे हैं तो हम ट्रोफिक लेवल्स को कंसिडर करेंगे। प्राइमरी द फर्स्ट ट्रोफिक लेवल या प्रोड्यूसर्स। अगर हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी इकोसिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें जितना भी प्लांट्स है, जितना भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सभी को हमें कंसिडर करना है। वैसे ही हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स या द सेकेंड ट्रोफिक लेवल को कंसिडर कर रहे हैं तो उस इकोसिस्टम या उस एरिया ऑफ कंसिडरेशन में जितना भी ऑर्गेनिजम्स है उस ट्रोफिक लेवल को बिलोंग करने वाले, उन सबको हम कंसिडर करना है। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रोफिक लेवल। कई बार ऐसा भी होता है एक ऑर्गेनिज्म एक से भी ज्यादा ट्रोफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे अगर एक स्पैरो इंसेक्ट को फीड कर रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, थर्ड ट्रोफिक लेवल। अगर वो नट्स खा रहा है, कुछ सीड्स खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, विच इज द सेकेंड ट्रोफिक लेवल। ऑर्गेनिज्म सेम ही है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वो क्या खा रहा है उसका ट्रोफिक लेवल चेंज हो सकता है। ओके, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ट्रोफिक लेवल इज अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज। हम ये नहीं बोल सकते कि स्पैरो हमेशा सेकेंड ट्रोफिक लेवल में ही होगा, क्योंकि अगर स्पैरो इंसेक्ट पर फीड कर रहा है तो वो सेकेंडरी ट्रोफिक लेवल में नहीं होगा, सेकेंड ट्रोफिक लेवल में, वो थर्ड ट्रोफिक लेवल में होगा, है ना। इसीलिए हम किसी स्पीशीज को किसी ट्रोफिक लेवल में स्पेसिफाई नहीं करते। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन में, वो क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ठीक से समझ लेना।
पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की। यहाँ पे आप अलग अलग बार्स को देख रहे हैं। ये बार जितना वाइड है ये इंडिकेट करता है कि उतना सारा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में। हमेशा बाय कन्वेंशन बॉटम में प्रोड्यूसर्स होंगे। ट्रोफिक लेवल, लोएस्ट ट्रोफिक लेवल, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल बॉटम में होगा, सेकंड उसके ऊपर, थर्ड उसके ऊपर, फाइनली फोर्थ उसके ऊपर, ऐसा ही होगा। ये मिक्सअप नहीं हो सकता है। हमेशा प्रोड्यूसर्स बॉटम में, टॉप कार्निवोर्स एट द टॉप। ठीक है। हम अगर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कंसिडर करें तो ग्रासलैंड में तो ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रासेस होंगे। अगर हम हर एक ग्रास को काउंट करते हैं तो ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही कई छोटे प्लांट्स भी होंगे, यहाँ वहाँ कई ट्रीज भी होंगे। सो अगर हम एक ग्रासलैंड में पूरा प्लांट्स कितने हैं वो सब गिनते हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए एक ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर्स में प्रोड्यूसर्स का बार जो है वो वाइडेस्ट होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रासलैंड में कितने प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सभी हर्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स, उसका नंबर प्रोड्यूसर्स से भी थोड़ा कम। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर उस प्राइमरी से भी थोड़ा कम। टॉप कार्निवोर्स फ्यू ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे नंबर्स भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स का नंबर कुछ 58 lakhs ऑड है, कंज्यूमर्स का नंबर 7 लाख है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स अराउंड 3.5 lakhs है, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर सिर्फ 3 ही होंगे। ठीक है। तो ये है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर जनरली अपराइट ही रहता है, कई बार अर्न शेप्ड भी हो सकता है, जिसके बारे में हम जाते जाते बात करेंगे। सो पिरामिड ऑफ नंबर या एनी पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये मेजॉरिटी अपराइट ही होंगे, लेकिन कई इकोसिस्टम्स में वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। हम अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की। ये एक पिरामिड ऑफ बायोमास है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर नंबर ज्यादा होगा, ट्रीज ज्यादा होंगे तो उसका बायोमास भी ज्यादा होगा। 809 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। बायोमास की बात कर रहे हैं हम अभी, नंबर्स की नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास कम, उससे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स का बायोमास, उससे भी कम टर्शियरी कंज्यूमर्स का बायोमास। तो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें मेजॉरिटी अपराइट पिरामिड ही मिलेगा। वही हम कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम टू कंसिडर करें तो वहां पे कई बार इन्वर्टेड इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास मिल सकता है। क्योंकि हम अगर प्लांट्स के बायोमास को कंसिडर करें एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो बहुत कम बायोमास होगा, क्योंकि फिशेस और एनिमल्स ज्यादा होंगे इन एक्वाटिक हैबिटेट्स कंपेयर टू प्लांट्स। तो वहां पे प्रोड्यूसर्स का कम होगा, कंज्यूमर्स का ज्यादा होगा। तो ये इन्वर्टेड है। जनरली अपराइट ही होगा, लेकिन कई बार इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स मेनी जूप्लैंक्टन्स। ठीक है। यहाँ पे हम नंबर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं बायोमास को। नेक्स्ट हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स ऑलवेज अपराइट ही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 10,000 जूल्स दिया गया है, उसमें से 10% ही नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर होगा, तो 1000 ही ट्रांसफर होगा, वहां से 100 ही ट्रांसफर होगा, वहां से 10 जूल्स ही ट्रांसफर होगा। तो क्योंकि हर एक ट्रोफिक लेवल में एनर्जी कम होता जाएगा, हमेशा मैक्सिमम एनर्जी रहेगा प्रोड्यूसर्स में, तो इसीलिए यहाँ पे वाइडेस्ट है, यहाँ पे नैरो बन जाएगा। तो ये ऑलवेज ऑलवेज हमेशा के लिए किसी भी इकोसिस्टम में अपराइट ही होगा। ठीक है। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट। देखिए सनलाइट में इतना एनर्जी है, इसमें से 1% ही कन्वर्ट कर रहे हैं प्लांट्स, उसके बाद 10% पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल्स में, जिसकी वजह से ये हमेशा अपराइट ही रहेगा। तो ये हो गया इकोसिस्टम्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात। क्या इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कुछ लिमिटेशंस है? 3 लिमिटेशंस है, ये आपको याद रखना है। क्या है वो लिमिटेशंस? पहला ये है कि अगर एक ही स्पीशीज 2
ट्रोफिक लेवल्स को बिलोंग करते हैं तो हम उसे कंसिडर नहीं कर पाते, है ना. सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रोफिक लेवल्स यू कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट. हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स में एक सिंपल फूड चेन को अज्यूम करते हैं, लेकिन नेचर में फूड चेन बहुत सिंपल नहीं होगा, बहुत इंटरकनेक्शंस होके एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फूड वेब रहता है. तो हम यहाँ पे बस एक सिंपल फूड चेन को कंसिडर करते हैं, ये एक लिमिटेशन है. और हम इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, मुझे पता नहीं कि आप नोटिस किए या नहीं, हम डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड ही नहीं किए. वहां पे कोई जगह ही नहीं है सैप्रोट्रोफ्स या डिकम्पोजर्स के लिए. लेकिन डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रोल है. डिकम्पोजर्स नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर पाइल अप होता जाएगा, है ना. डिकम्पोजर्स की वजह से ही ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होके सारा न्यूट्रिएंट सॉइल को रिटर्न हो जाता है ना. तो saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. ये तीनों limitations है ecological pyramids का. तो यही है इस चैप्टर का मेन समरी. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. अब हम PYQs की डिस्कशन शुरू कर देंगे. लेट्स बिगिन विद द MCQs. हमारा पहला क्वेश्चन है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रोफिक लेवल इन an area at any time is called. मैंने एक स्टार भी लगाया था, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बुलाते हैं. Dark amorphous substance humus है. Detritus is the raw material for decomposition. It is basically the remains of plants and animals that have organic content. Standing state, उसके बारे में हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सीखते थे, लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? अगर एक ट्रोफिक लेवल में जितना भी मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बुलाते हैं. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड. न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय अ कंज्यूमर, बाय एन एनिमल विच इज अ रैबिट, क्या बोलते हैं हम उसे? क्या वो नेट प्राइमरी, नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंड प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी? अगर प्राइमरी है तो वो हमेशा प्लांट्स पे रिलेटेड है, वो होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ये सेकेंड लिखा है यहाँ पे, ये सेकेंडरी होना चाहिए. ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है. अगर ये पूछ रहे हैं कि एनिमल में कितना नया बायोमास सिंथेसाइज होगा, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं. तो इसका आंसर करेक्टली ऑप्शन बी है. ये एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में. असर्शन स्टेटमेंट में ये लिखा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. ये तो ठीक है, ये हम अभी सीखा है. पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, दैट इज ट्रू. क्यों ऐसा? रीजन, when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. इसकी वजह से हर एक ट्रोफिक लेवल में एनर्जी कम होता जाएगा, इसीलिए हमेशा अपराइट रहेगा. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन स्टेटमेंट को. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. अब हम कुछ 2 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन, हाउ आर productivity, gross productivity, net primary productivity and secondary productivity interrelated? What is productivity? Productivity क्या है? It is the rate of biomass production. Gross primary productivity क्या है? It is the rate of production of organic matter by plants during photosynthesis. Net primary productivity क्या है? It is the rate of production of biomass that is available to the consumers for feeding on those plants. इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देते हैं तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा. जीपीपी माइनस आर विल गिव यू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यहां पे आर रिप्रेजेंट्स योर रेस्पिरेटरी लॉस. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो भी एनिमल्स में या कंज्यूमर्स में नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होगा, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं. ये सभी पॉइंट्स लिखने से आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा.
अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. It is possible that a species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. Explain with the help of an example. Example है स्पैरो का, जो मैंने पहले से भी ले रही हूं. जब स्पैरो सीड्स खाते हैं, when it eats seeds, fruits or any other plant products, fruits, seeds, anything, it occupies the primary trophic level. प्राइमरी कंज्यूमर होगा, है ना. Actually this should be primary consumer. वही अगर जब वो वर्म्स या कुछ अदर इंसेक्ट्स को खाते हैं तो it will occupy the trophic level of secondary consumers. एक ही स्पीशीज है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिचुएशन के अनुसार वो अलग अलग ट्रोफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं. तो thus it occupies more than one trophic level within the same ecosystem. Primary productivity varies from ecosystem to ecosystem. Explain. जो भी फैक्टर्स है that influence the productivity, primary productivity, उसके बारे में हमें बात करना है यहाँ पे. Because it depends on the क्या सब है फैक्टर्स. पहला क्या है? On the plant species inhabiting the area. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा, and their photosynthetic activity. दूसरा, it also depends on environmental factors such as availability of water, availability of nutrients, temperature, वो सभी. ठीक है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसीलिए एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम में कुछ वेरिएशन हमें दिखाई देगा प्रोडक्टिविटी में. अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. इन अ फूड चेन ट्रोफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज. ये बहुत सिमिलर है स्पैरो की एक्सपेरिमेंट, स्पैरो की एग्जाम्पल की जैसा ही है. एक गिवन स्पीशीज एक से भी ज्यादा ट्रोफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है एट अ गिवन टाइम. इसीलिए हम एक स्पीशीज को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर ये नहीं बता सकते. एक स्पीशीज एक फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे रह सकता है और दूसरे फूड चेन में उसी इकोसिस्टम में सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल को भी ऑक्यूपाई कर सकता है. तो वही यहाँ पे लिखा है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, पढ़ लेना. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 3 मार्क क्वेश्चंस. नेम द टाइप ऑफ डेट्रिटस दैट डिकम्पोजेस फास्टर. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्विकली होना है, तेजी से होना है, तो डेट्रिटस कैसा रहना चाहिए? डेट्रिटस में अगर नाइट्रोजन है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, ओके यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर है, तो क्या बोलते हैं, तेजी से हो जाएगा. लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट एनहांस द रेट ऑफ decomposition. Factors that enhance the rate of decomposition is warm temperature, moist environment and availability of oxygen. Second part of the question. Write the different steps taken in humification and mineralization during the process of decomposition. Humification के बारे में, mineralization के बारे में define करना है. Humification क्या होता है? Accumulation of humus. Humus क्या है? Dark colored amorphous substance, उसको हम humus बुलाते हैं. ये माइक्रोबियल एक्टिविटी रेजिस्टेंट है और बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है. मिनरलाइजेशन क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से जो भी माइक्रोब्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसकी वजह से ह्यूमस का ब्रेकडाउन हो जाता है, वहां पे मिनरल्स रिलीज होते हैं, इसको हम मिनरलाइजेशन बुलाते हैं. ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो हो गया मिनरलाइजेशन. तो इतना लिखने से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा. अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो हमने अभी सीखा है. क्या है 3 लिमिटेशंस? पहला ये है कि
कभी कभी सेम स्पीशीज कैन बिलोंग टू 2 और मोर ट्रोफिक लेवल्स। दूसरा क्या है, हम सिंपल फूड चेन को अज्यूम करते हैं, लेकिन नेचर में वैसा सिंपल फूड चेन नहीं रहता है, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब्स ही रहते हैं। तीसरा क्या है, सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। तो ये तीनों पॉइंट्स लिमिटेशंस हो गए इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फोमा क्वेश्चंस को। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला है, ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स फीड अपॉन अ बिग ट्री। The insects in turn are eaten by small birds, which in turn are fed upon by big birds. यहाँ पे हमें पिरामिड ऑफ नंबर पूछा गया है। अगर हम एक बड़ा ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्री का नंबर एक ही होगा, है ना। तो ये हो गया ट्री, एक बड़ा सा ट्री, नंबर एक ही होगा। उस ट्री में बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, नंबर तो इंसेक्ट्स का ट्री से भी ज्यादा होगा। वो इंसेक्ट्स फीड करते हैं स्मॉल बर्ड्स के ऊपर, उसका नंबर इंसेक्ट से भी कम होगा, उससे भी ज्यादा लार्जर बर्ड्स और कम होगा। मैक्सिमम नंबर होगा इंसेक्ट्स का, उसके बाद बर्ड्स का, उसके बाद उस स्मॉल बर्ड्स का, उसके बाद लार्ज बर्ड्स का। लेकिन ट्री एक ही है तो उसका नंबर ही स्मॉलेस्ट है। यहां पे हमें एक अर्न शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर मिलेगा, अर्न शेप्ड पिरामिड मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, मेजॉरिटी टाइम्स अपराइट ही होगा, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में अर्न शेप्ड भी हो सकता है। अब हम ये ड्रॉ करना है आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बी क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिफरेंशिएट गिविंग रीजन between the pyramid of biomass, this one, of the above situation and the pyramid of numbers that you have drawn. इस सिचुएशन में pyramid of biomass कैसा होगा? बड़ा सा ट्री है तो ट्री का बायोमास बहुत ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम होगा ट्री का बायोमास। इंसेक्ट्स का बायोमास उससे भी कम, उससे भी कम बर्ड्स का बायोमास, उससे भी कम लार्ज बर्ड्स का बायोमास। तो यहां पे हमें एक अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास मिल जाता है। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? यहां पे एक ही सिचुएशन, पिरामिड ऑफ नंबर अर्न शेप्ड है, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट है। नंबर छोटा हो सकता है प्लांट्स का, प्रोड्यूसर्स का, एक ही प्लांट है, एक ही ट्री है, लेकिन वो बड़ा ट्री होने की वजह से उसका बायोमास दूसरे ट्रोफिक्स लेवल से भी काफी ज्यादा है। इसीलिए हमें यहाँ पे अपराइट पिरामिड मिलता है, यहाँ पे कुछ अर्न शेप्ड पिरामिड रहता है। ठीक है, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। 5 मार्क क्वेश्चन अब देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। डीकॉम्पोजिशन में 5 स्टेप्स है। पहले हम डिफाइन कर देंगे डीकॉम्पोजिशन क्या है। डीकॉम्पोजिशन एक प्रोसेस है जहां पे ब्रेक डाउन होता है, किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? ब्रेक डाउन होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सभी। ठीक है, उस डीकॉम्पोजिशन के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को हम डेट्रिटस बुलाते हैं। डेट्रिटस क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स हम पहले डिस्कस करेंगे जो साइमल्टेनियसली होता है। वो है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। फ्रैगमेंटेशन होता है डेट्रिटिवोर्स से, अर्थवर्म जैसे डेट्रिटिवोर्स से। जो भी डेट्रिटस को ब्रेक डाउन करके फ्रैगमेंट्स बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन बुलाते हैं। लीचिंग क्या है? जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है हमारे डेट्रिटस में, वो सॉल्युबल होके लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल में लीच हो जाएंगे। वहां पे वो अनअवेलेबल सॉल्ट्स जैसा प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उसको हम लीचिंग बुलाते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या? माइक्रोब्स, हेटेरोट्रोफिक एरोबिक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसको हम कैटाबॉलिज्म बुलाते हैं। डेट्रिटस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो हो गया कैटाबॉलिज्म।
दो और क्या है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इसके बारे में हम एक और क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस का अक्यूमुलेशन होता है। ह्यूमस क्या है, डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस है विच इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत स्लोली डिकम्पोजिशन होता है वहां पे। मिनरलाइजेशन क्या है, जो भी ह्यूमस में मिनरल्स है माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, माइक्रोबियल एंजाइम्स की वजह से वो सब ब्रेक डाउन होके रिलीज हो जाता है, उसे हम मिनरलाइजेशन बुलाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स लिखने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इससे वी हैव रीच द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप इट वाज हेल्पफुल। सो विद दिस आई विल साइन ऑफ फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।